नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी। पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। बेस कैंप में सेना के अधिकारियों ने किया स्वागत। करीब 4200 करोड़ रुपए की दी सौगात, किया रोड शो। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया 25 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित। 1200 बालिकाओं को बांटे सैनिटरी पैड। 30 महिलाओं को दिए महालक्ष्मी किट। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों को लगाई फटकार। पूछा, अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं हुआ। अगली सुनवाई 1 नवंबर को। 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 2 जोन। अब ढेला और झुरना पार्क के साथ इन दोनों जोन में भी उठा सकते हैं डे सफारी का लुत्फ। और उद्योगपति मुकेश अंबानी का बद्रीनाथ दौरा। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान विशेष पूजा अर्चना। बीकेटीसी को दिए 5 करोड़। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:40 पर शौकियाथल पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने 124 मंदिरों के समूह जागेश्वर धाम में सबसे पहले जागेश्वर गर्भगृह में करीब 7 मिनट तक पूजा अर्चना कर बाबा के दर्शन किए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में लोगों से जुड़ने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया। विभाग के प्रदेश प्रभारी शुजा गांधी की मौजूदगी में ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए शुजा गांधी का कहना है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सच की आवाज बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े स्लोगन के साथ इस व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया। सोशल मीडिया एक माध्यम है, एक पुल है। इस माध्यम का इस्तेमाल हम लोगों से जुड़ने में और लोगों को जोड़ने के लिए करेंगे। और दूसरा जो आज हमारी लड़ाई है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज हमारी लड़ाई किसी भाई बंधुओं से नहीं है। आज हमारी लड़ाई जो है झूठ के साथ है, क्योंकि वो झूठ जो है, झूठ की वजह से नफरत फैल रहा है और नफरत की वजह से आपस का जो भाईचारा है उससे खतरा आ रहा है। तो उस झूठ को हराने के लिए सच का सहारा हम लेंगे और उस सच को नीचे तक, जमीन तक पहुंचाने के लिए हम सोशल मीडिया का माध्यम बनाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन मंडलम लेवल तक पहुंच चुका है और उस संगठन के माध्यम से हम जो है नीचे तक जो है सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर खड़ा है। हम ऊपर से नीचे तक आवाज जाती है, अब हमारी कोशिश है कि नीचे से आवाज जो है ऊपर तक आए, इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। रुड़की आरटीओ कुलवंत सिंह के रुड़की लनौरा लक्सर मार्ग पर अनाधिकृत रूप से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान का कहना है, अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें रात चेकिंग के दौरान 33 वाहनों के चालान किए गए, वहीं 12 वाहनों को सीज किया गया। निरंतर चेकिंग कार्य जो है अनाधिकृत वाहनों के विरुद्ध रुड़की क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आज पहले नाइट चेकिंग की गई थी, जिसमें कि 53 वाहनों के चालान किए गए और 12 वाहन सीज किए गए हैं, जिनमें खनन सामग्री से भरे हुए डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली आने वाहन हैं। इसके अलावा 2 जेसीबी वाहन भी सीज किए गए। उक्त के अतिरिक्त अब ये दिन में इसमें चेकिंग की जा रही है, जिनमें अभी तक 6 वाहनों के चालान किए गए। उत्तराखंड प्रदेश का अपना पौराणिक और आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रहा है। ये प्रदेश रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ जिस तरफ देखें कोई ना कोई रहस्य देखने को मिलते हैं। इसी तरह से रहस्यों से भरी एक गुफा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया ब्लॉक में ऊंचा वाहन में स्थित है। इस गुफा में एक बहुत बड़ी चट्टान है और उसे पीटने पर चट्टान से बर्तन की आवाज आती है, जो अपने आप में बहुत बड़े रहस्य को बयां करता है।
अल्मोड़ा के विकासखंड द्वाराहाट में मेरा देश मेरी माटी योजना के अंतर्गत कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं और ब्लॉक मुख्यालय के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से डढोली शहीद स्थल से ब्लॉक तक कलश यात्रा निकाली, जिसमें विकासखंड के विभिन्न शहीदों के गांवों की माटी थी और उसे ब्लॉक मुख्यालय में जमा किया गया, जिसे अब जिला मुख्यालय को भेजा जाएगा। वहीं पारंपरिक परिधान पहने हुए NRLM समूहों की महिलाओं ने लोकगीत भी गाए। हल्द्वानी के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 25 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित करने के साथ ही 1200 बालिकाओं को सैनिटरी पैड और 30 महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हल्द्वानी स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित किया और कहा कि समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का सदैव ही उल्लेखनीय योगदान रहा है, हमें उनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। करने के लिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की सर्वप्रथम पूरे प्रदेश की हमारी बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं मानती हूं कि इस प्रकार के दिवसों से निश्चित रूप से सामाजिक मंथन करता है कि आखिरकार हमने बालिकाओं के कितने अधिकार हम लोगों ने सुनिश्चित किए हैं। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से या बालक या बालिका में समांतरता बनी रहे तो वहाँ पर हम कितने पिछड़े हुए हैं। तो इस सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए, परीक्षण करते हुए ये एक चिंतन का विषय बनता है कि अब हमारे को और आगे क्या सफ़रनामा हमको तय करना है। तो मुझे लगता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सब इस पर विचार करते हुए आगे का नया संकल्प ग्रहण करते हैं और समाज की कुरीतियाँ जो कहीं कहीं वैचारिक रूप से जहाँ भी बनी हुई हैं उनको समाप्त करने का भी संकल्प लेते हैं। देहरादून से मसूरी जाना आसान होगा आपको बता दें कि क्योंकि उड़ान योजना के तहत अब आप हेलीकॉप्टर से मसूरी की सैर कर सकेंगे। दरअसल DCA सचिव श्री C रविशंकर ने बताया कि उड़ान योजना के तहत मसूरी में भूमि का चयन किया जा रहा है। इसके लिए एक विभाग से भूमि ली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही ये काम पूरा होगा ये सेवा जल्दी ही शुरू हो जाएगी। शास्त्र द्वारा हेलीपैड से मसूरी तक जो है एक उड़ान योजना के तहत जो है एक सेवा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हम लैंड के संबंध में किसी विभाग से जो है हम NOC का अभी अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो जो है लैंड का स्थिति जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी जो है वो देहरादून टू मसूरी उड़ान योजना के तहत वो हेली सेवा भी शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह ने सीमांत खटीमा नगर के मंडी समिति कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में होने वाली धान खरीद के बारे में जानकारी ली। इस विषय में जिलाधिकारी ने मंडी समिति सचिव और धान खरीद एजेंसियों के साथ बैठक कर धान खरीद शुरू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए सभी के द्वारा ध्यान रखा जाए कि किसानों को निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर अपना धान बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने मंडी समिति सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि कच्चा आड़तियों और राइस मिलर्स से संपर्क स्थापित कर किसानों के धान की खरीदी समय से करवाएं। और देखिए, ये जानकारी मिल रही थी कि जो हमारे राइस मिलर्स अड़तिया का लाइसेंस लेते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे, वो पिछले 2-3 दिन में जो उनको आगे आकर के रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, जो बात हुई थी वो
उनकी ओर से कुछ शिथिलता देखी गई, तो इस विषय में मैंने अपने संबंधित एसडीएम से कहा है और मार्केटिंग विभाग से और मंडी से कि भाई देखिए कि आखिर ये क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो इनके यहाँ ज़रा निरीक्षण कर लीजिए और एक रिपोर्ट तैयार करा लीजिए कि आखिर क्या कारण है। अगर किसान को दिक्कत होगी फेल्योर माना जाएगा। इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा की और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी। उन्होंने चेक के जरिए ये धनराशि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को सौंपी। इस मौके पर बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार भी मौजूद थे। पूर्व में भी अंबानी परिवार द्वारा हर साल बेशकीमती दान किया जाता रहा है। राजधानी देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामलों में पुलिस और अधिक सक्रिय हो गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों की लगातार एसआईटी से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। कई मामलों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसी के तहत पूर्व में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जांच अधिकारियों को इसके खिलाफ निर्देशित कर उनके खिलाफ दायर की गई आईपीसी की धाराओं में नियमानुसार बढ़ोतरी कर कार्रवाई की जा रही है। एक जमीन संबंधी धोखाधड़ी की एसआईटी द्वारा निरंतर इसमें जांच की जा रही, नए इसमें जो भी लोग प्रकाश में आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसी दौरान जो पूर्व में क्लेमेंट टाउन में एक कोठी को ध्वस्त करने और कब्जा करने में मुकदमा डकैती की धाराओं में बाद में तरमीमी मौके दर्ज किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो इस एसआईटी द्वारा जो जाँच की जा रही फर्जीवाड़े की, उसमें केपी सिंह और अन्य लोग के नाम भी आए थे जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उस मामले में भी उसकी विवेचना में नाम प्रकाश में आया था, जिसका 420 की धारा में जो है चालान किया गया था। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में 2 दिन पहले कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र इलाके में स्थित लाल पुल के नीचे मिले अज्ञात शव की शिनाख्त होने के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। माना जा रहा है कि मृतक शिव कुमार, जो कि अमेठी यूपी का रहने वाला था और देहरादून में पिछले कई सालों से ठेकेदारी का काम करता था, जिस पर मृतक के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है मृतक के शरीर पर चोट के भी निशान थे। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 30 तारीख को पटेल नगर थाना क्षेत्र में लाल पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जो काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। इस पर जो है इसकी शिनाख्त जो है शिव कुमार और बबलू के रूप में हुई थी और चूंकि उस समय शुरू में शिनाख्त नहीं हुई थी तो पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद उनके परिजन जो बाहर रहते हैं, उनके परिजन द्वारा आकर थाने पर एक शक के आधार पर कि जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु डेड बॉडी मिली थी, उसके आधार पर उन्होंने हत्या की आशंका व्यक्त की, जिस पर पटेल नगर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें टीम लगाई गई है, चूंकि जो उनके द्वारा शक जाहिर किया गया है। जल संस्थान रुड़की ने पानी का बिल जमा न करने पर 1343 उपभोक्ताओं को आरसी जारी कर दी, जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल है। वहीं इन उपभोक्ताओं पर 40,000 से 3 लाख तक का पानी का बिल बकाया, जो कि 14 करोड़ रुपए लगभग है। आपको बता दें रुड़की निगम क्षेत्र में 16,000 कनेक्शन है और जल संस्थान का कुल 24 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें जल संस्थान का 2023-24 का वसूली टारगेट 7.5 करोड़ रुपए का है, जिसमें से अब तक 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है बकाया पानी का बिल वसूलने के लिए लगातार टीमें घर घर जाकर लोगों बिल जमा करने की अपील कर रही है। यदि इसके बाद भी लोग बिल जमा नहीं करते हैं तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जो जल संस्थान रुड़की के हमारे जो टोटल पेयजल उपभोक्ता हैं वो लगभग 16,000 हैं और लगभग इन पे 24 करोड़ का हमारा पूरा बकाया है। उन 24 करोड़ में से लगभग हमें जो टारगेट मिला है साल का इकट्ठा करने का वर्ष 2023-24 का, वो हमें मिला है लगभग 7.5 करोड़ और हमने उन 7.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए लगभग 1343 उपभोक्ताओं की लगभग 14 करोड़ की तो आरसी काटी है, जिनमें सरकारी विभाग भी हैं, जिसमें
क्या बोलते हैं सिंचाई विभाग भी है और अपना देवबंद समांतर शाखा यूपी इरिगेशंस भी है और पीडब्ल्यूडी भी है, यूपी सील भी है, काफ़ी डिपार्टमेंट। पौड़ी गढ़वाल के मत्स्य पालकों को बेहतरीन तकनीक सीखने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने 25 काश्तकारों की एक दल को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा। जानकारी देते हुए जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्य योजना के तहत संचालित स्कीम के मत्स्य पालन के लिए इच्छुक और मत्स्य पालन करने वाले काश्तकारों को आधुनिक तकनीक की अधिक जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा गया है। बताया कि क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन योजना के तहत बागेश्वर के डूंगरी गांव में बनाए गए 200 तालाबों में भी ये काश्तकार आधुनिक मत्स्य खेती की बारीकियां सीखेंगे। केंद्र सरकार की एक स्कीम है नील क्रांति। नील क्रांति में ये इसमें मत्स्य पालन आता है, जिसमें कि हमें किसानों को पानी और जवानी 2 बात यहाँ पे आते हैं। पानी को रोकने की ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे पानी की बचत तो होगी, साथ में इसमें मत्स्य पालन भी होगा। हम किस प्रकार से खेती कर रहे हैं सीखने के लिए हमें पिथौरागढ़ अन्य जनपदों में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सुना है कि काफ़ी अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। उस वैज्ञानिक तरीके को देखने और सीखने के लिए हम समस्त काश्तकार वहाँ पे विजिट के तौर पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको जिन चीज़ों की मतलब कुछ कमियाँ रहती है हमारे मत्स्य पालन करने में, हो सकता है जहाँ हम जाने वाले हैं उन्होंने बड़े स्तर पे किया और वो सफल किसान हैं, तो उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जिससे हम बहुत कुछ सीख के और अपने मत्स्य पालन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारी एक राज्य योजना अंतर्गत संचालित स्कीम है पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में जो लोग मछली पालन करना चाह रहे हैं या करने के इच्छुक हैं उनको 5 से 7 दिन के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तर्ज पे हम लोग पौड़ी जनपद से अपने जो गत 4 या 5 साल से या 1 साल से मत्स्य पालन कर रहे हैं उनके ज्ञानार्जन के लिए, जिससे कि उनको वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान हो सके और अन्य जनपदों में किस स्तर का मत्स्य पालन हो रहा है इसकी जानकारी के लिए आज हम उनको जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली के रामनगर विकासखंड से महिला बीडीसी मेंबर कविता बिष्ट के पिता गोविंद सिंह फर्त्याल का शव गांव से कुछ ही दूरी स्थित सिंचाई नहर में बरामद हुआ। मृतक के शरीर पर चोट के प्रथम दृष्टया से ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। वहीं इस मामले में मृतक के पुत्र सौरभ फर्त्याल की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये 8 तारीख को किशनपुर छोई में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी जो गोविंद सिंह फर्त्याल की थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इस आधार पर जब हत्या का शक प्रतीत हुआ तो उसके आधार पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और थाने से टीमों का गठन किया गया। हमारी जो थाने की टीमों हैं, इंस्पेक्टर रामनगर के नेतृत्व में एसएसआई और बाकी पूरी फोर्स को गठित किया गया। इसमें हमारे द्वारा फोरेंसिक्स रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया और जो हमारी एसओजी की हल्द्वानी की टीम है उसको बुलाया गया। उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान निकाय चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनावों पर है और यही कारण है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार से कोर्ट ने यह भी पूछा कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। जसपुर निवासी अनीश की याचिका पर सुनवाई की सरकार और आयोग दोनों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा। उत्तराखंड में म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ ये टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव में काफ़ी देरी बरती गई और आज वही उत्तराखंड में भी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो मदमस्त हैं। अपने
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 2 जोन बिजरानी और गर्जिया पर्यटन जोन मानसून के बाद 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। अब पार्क के ढेला झरना के साथ ही बिजरानी और गर्जिया जोन में भी पर्यटक डे सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक ने बताया कि 15 अक्टूबर से कॉर्बेट पार्क के 2 पर्यटक जोन डे सफारी के लिए खोले जा रहे हैं, जिसमें बिजरानी और गर्जिया पर्यटन जोन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सफारी के साथ ही 15 नवंबर से शुरू होने वाले रात्रि विश्राम की एडवांस बुकिंग के लिए वेबसाइट खोली जाएगी। दिगांत नायक ने बताया कि पहले दिन 15 अक्टूबर की बुकिंग डे सफारी में पैक हो चुकी है। 15 अक्टूबर से हमारा जैसे चला आ रहा है, हमारा बिजरानी जोन और गर्जिया जोन खोल रहे हैं, तो ये 15 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहेगा। और इसमें बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है, हमारा नए वेबसाइट पे बुकिंग्स हो रही है। बिजरानी का सारा बुकिंग भी हो गया है 15 अक्टूबर का, और बाकी तो नाइट स्टे जो है वो 15 नवंबर से खोलेंगे। अभी के लिए 15 अक्टूबर के लिए ये देला जिन्ना के साथ बिजरानी और गर्जिया भी चलेंगे। 15 अक्टूबर का ऑलरेडी बिजरानी का टिकट फुल हो चुके हैं, अभी बाकी का भी टिकट मतलब बुकिंग हो ही रहा है। कोड़ी पहुंचने पर टीआरसी प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में पुष्पमालों से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रियों में महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता के यात्री थे। 32 यात्रियों का दल था। वहीं जागेश्वर दर्शन, गोलू देवता दर्शन के बाद वापस आज रात्रि भीमताल रुकेंगे। हम KMBN की आदि कैलाश और ओम पर्वत की 21st बैच में थे, जो 5 अक्टूबर से काठगोदाम से चालू हुई थी। तो उसमें हमें 32 यात्री थे, 32। तो ये KMBN की जो हमें फैसिलिटी मिली सबसे बढ़िया, कोई परेशान नहीं। वक्त के हिसाब से भी चलो इतने बजे हमें 8 बजे यहाँ से निकलना है, तो 8 बजे कम्प्लीटली चालू हुई। शाम को 7 बजे पहुँचना तो पहुँच जाते थे। और उनका खाना एकदम बढ़िया, और उनका स्टाफ जो है वो तो बहुत बड़ा विवेकी है। काशीपुर में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित होने वाली रामलीला मंचन का वैदिक मंत्रोच्चार और विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। बीती रात्रि रामनगर रोड स्थित रामलीला मंचन का शुभारंभ पूर्व सांसद और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बलराज पासी, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मेयर श्रीमती उषा चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने श्री राम के चरित्र और उनके आदर्श को भारतीय संस्कृति का गौरव बताया। आपको बता दें कि पहले दिन नारद मोह और रावण वेदवती का संवाद का मंचन किया गया। बहुत बहुत रामलीला की जो कमेटी है, इनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमेशा से काशीपुर की रामलीला सब क्षेत्रों से आसपास से बहुत ही सुंदर रामलीला होती है, और इस बार भी होगी और लोग उसका आनंद लेंगे। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के इस शुभारंभ पर आते हैं, और निश्चित कहीं न कहीं यहाँ से वो भक्ति, वो राम का परित्याग, वो भाई का प्यार, वो परिवार का स्नेह, मिला का त्याग, सभी चीजें आने वाले उसमें जो मंचन होगा उसमें सभी चीजें दिखाई जाएंगी। तो कहीं न कहीं सभी बातों से कोई हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं हम लोग। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।